नमस्कार, मेरा नाम है नाहर सिंह और विचार मंच रेवाड़ी के आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान है जो वास्तव में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो चंद लोग डॉक्टर साहब से परिचित नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप हैं डॉक्टर ललित मोहन सक्सेना। आप स्वर्गीय डॉक्टर तारा सक्सेना जी व श्री सुरेश नारायण सक्सेना जी के सुपुत्र हैं और आप श्री कोमल अस्पताल एवं डॉक्टर सक्सेना नर्सिंग होम को चलाते हैं। डॉक्टर साहब, विचार मंच रेवाड़ी के श्रोताओं की ओर से, विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों की ओर से मैं आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। मैं आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ नाहर सिंह जी का, जिन्होंने इस मंच के सौजन्य से मुझे एक मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम अपनी पीक पर है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो इस ज़बरदस्त ठंड से जो नवजात शिशु है उनको कैसे बचाया जा सकता है? तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं नवजात शिशु से भी पहले। जब बच्चा गर्भ में होता है तो क्या होता है कि बच्चे का पोषण माँ से होता है। अब आपको पता है कि ठंड को दूर करने का एक स्रोत है ऑक्सीजन और एक स्रोत है वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो जब इनका रिएक्शन होता है तो एनर्जी उत्पन्न होती है। तो माँ के गर्भ के अंदर बच्चे को अच्छी खुराक मिलती रहे और माँ को ठंड ना लगे और माँ को खुराक मिले और माँ से खुराक बच्चे को जाए, उसके लिए माँ का पोषण बहुत ज़रूरी होता है। माँ को ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी होता है और क्योंकि माँ की ऑक्सीजन भी ठीक होनी चाहिए तो पॉल्यूशन से भी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो माँ को ऑक्सीजन मिले, माँ को आराम मिले, माँ थोड़ी लिमिटेड एक्सरसाइज करे, माँ का जो ब्लड फ्लो है प्लेसेंटा का वो बच्चे को पूर्ण रूप से मिले, माँ का हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की डिलीवरी बच्चे को पेट में अच्छी हो और उसको ग्लूकोज और वसा पर्याप्त मात्रा में मिले, क्योंकि इसी दौरान आखिरी के 3 महीने में बच्चे को वेट गेन सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें वसा बच्चे के अंदर चढ़ती है, जिसको ब्राउन फैट कहते हैं, जो कि पैदा होने के बाद भी बच्चे को बचाता है। और ऐसे में शरीर अपने आप से माँ के अंदर चारों तरफ वसा का निर्माण करता है ताकि वो बच्चे को दूध जब पिलाए तो उसके अंदर प्रोटीन और वसा की मात्रा संतुलित हो, उसमें सारे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सारे दूध के अंदर हो जाएं। कैल्शियम माँ की हड्डियों में भी जाए और बच्चे की हड्डियाँ भी माँ के पेट में बनती हैं। तो सबसे पहला टारगेट है कि माँ का स्वस्थ होना, उसकी बीमारियों को स्क्रीन करना, उसके अंदर खून की कमी को पकड़ लेना और उसका उपचार करना, उसको आराम देना। कोई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो उसको ठीक कर लेना ताकि बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू पूरा पोषण और ऑक्सीजन मिल सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दूसरी चीज़ कि हमारे को प्रेगनेंसी को बिल्कुल टाइम पर लेना है। हमें प्री टर्म डिलीवरी अवॉइड करनी है एट ऑल कॉस्ट, ताकि बच्चा जब पैदा हो ठंड में तो उसका जितना बच्चा ठंड में पैदा होगा तो जब पूरे टर्म का होगा तो वो ठंड से हम उसको बचाने में हमें कम मेहनत लगेगी। लेकिन अगर प्री टर्म बच्चा होगा तो उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे जो कि एक पूरे टर्म बेबी के होता है। टर्म होता है जब बच्चा पूरा 38 हफ्ते पार कर चुकता है। तो हमारे को एक टर्म डिलीवरी जब अपने आप पेन शुरू हो तब करनी है। प्लान नहीं करना कि हमारे को पंडित ने बताया है इसलिए हमें ये कर देना, ये सबसे गलत होता है, क्योंकि बच्चे के फेफड़े मैच्योर नहीं होते। हम पहले डिलीवरी करा करके बच्चे को ठंड की रिस्क और कई कॉम्प्लिकेशंस को एक्सपोज कर देते हैं। अब पूछिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इतनी ज़बरदस्त सर्दी हो रही है तो नवजात शिशुओं को रोज़ नहलाना आवश्यक है क्या? अभी ठंड के अंदर बिल्कुल नहीं, आप स्पंजिंग से भी काम करा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि बच्चा जो है वो माँ के साथ चिपका रहे। अगर प्री टर्म है
तो उसको कंगारू केयर कहते हैं। बच्चे को माँ के ब्रेस्ट में रखते हैं ताकि ब्रेस्ट के ऊपर जो है टिश्यू स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, उससे कंगारू केयर में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती। तो ब्रेस्ट से ब्रेस्ट जब स्किन में टच करती है तो बच्चे को एक तो माँ से एनर्जी मिलती है, दूसरी चीज़ है कि फेरोमोन्स का संचार होता है माँ में, तो उसका दूध ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन की मात्रा माँ में बढ़ जाती है और बच्चे को भी भूख ज़्यादा लगती है। बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है निस्बत जब बच्चे को माँ से अलग रखा जाता है। तो ठंड से बचाने के उपाय में नंबर 1 माँ से सटका के रखें, नंबर 2 दीवारों से माँ और बच्चे को दूर रखें, क्योंकि हमारे बॉडी का हीट जो है ये दीवारें खींचती हैं रेडिएशन, मतलब हमारे शरीर से द्वारा। तो माँ को गर्म रखना है, बच्चे को गर्म रखना है ठंड के अंदर, और पॉल्यूशन फ्री रखना है ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बच्चे के लिए भी ठीक रहे और माँ के लिए भी ठीक रहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने ब्रेस्ट का नाम लिया तो मुझे एक बात याद आ रही है कि आजकल की जो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां हैं या जो बहुत फैशनेबल हैं, वो जब माँ बनती है तो कहीं ना कहीं वो ब्रेस्ट फीडिंग से अपने आप को दूर रखती है, या मैं कहूँगा कि वो ब्रेस्ट फीडिंग से अपने आप को बचाना चाहती है। तो आप बताइए कि बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितना आवश्यक है? सबसे पहले तो मैं माँ के लिए बताता हूँ ब्रेस्ट फीडिंग किस लिए। जो आखिरी 3 महीने के अंदर वसा माँ में इकट्ठी होती है, जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है ना तो उसके अंदर एक्स्ट्रा फैट होता है, वो सारा का सारा फैट दूध के अंदर निकल जाता है, तो मोटापा नहीं आता, माँ को हार्ट डिजीज़ नहीं होती, माँ को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, और माँ का और बच्चे का बॉन्ड अच्छा बनता है। जो माएँ बच्चे को दूध पिलाती हैं वो बच्चे बाद में स्मोकिंग नहीं करते, क्योंकि वो जो इमोशनल उनकी वो फैक्टर है वो सिक्योरिटी मिलती है। तो ये देखा गया, ये मैं आपको इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ जो कि कहीं लिखे हुए नहीं हैं। और ख़ास तौर पे जो दूध निकलता है माँ का, शुरू में कोलोस्ट्रम होता है जो कि शुरू के रिक्वायरमेंट पूरा करता है, उसमें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है, और उसी टेम्परेचर पे आता है दूध जिस टेम्परेचर पे है, गर्म करने की ज़रूरत नहीं। उसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त होती है, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो दूध बिल्कुल भगवान ने बना के भेजा है बच्चे के लिए, तो उसका को मुकाबला नहीं कर सकता, उसे गर्म नहीं करना पड़ता। अब जो ये बोतल पे निर्भर करती हैं माएँ, उनको ये पता होना चाहिए कि हर बार जब बच्चा मुंह में बोतल लेता है तो मुंह से कीटाणु बच्चे के दूध में जाते हैं, और जब तापमान थोड़ा बढ़ता है तो उसमें अरबों कीटाणु बढ़ जाते हैं, तो उससे बच्चे के आंतों में इन्फेक्शन जाता है। तो जो माएँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं वो अपने बच्चे के इन्फेक्शन को दावत दे रही हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चों को दस्तों की बीमारी, बच्चों के कान में दर्द होना, बच्चों में क्या कहते हैं पीलिया ज़्यादा होता है जिन बच्चों को दूध नहीं मिलता। और दूसरी बात क्या है कि माँओं को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उनका इमोशनल कोफिशिएंट भी बहुत कम होता है जो माएँ बोतल से दूध पिलाती हैं, क्योंकि बच्चे बीमार तो माँ भी परेशान, ठीक है ना। और ये जो सोचते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे, उसका सबसे बड़ा कारण कई बार ऐसा होता है कि इनको जॉब में आराम नहीं मिलता। आजकल 6 महीने की छुट्टी गवर्नमेंट के द्वारा है आपको, और कोई भी जना आप जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे हर जगह कॉर्नर्स बने होते हैं जहाँ बच्चों को फीड कराया जाता है। तो इसलिए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत सुखद अनुभव है जिसको आपको लेना है, क्योंकि आपको कुदरत ने अपनी जगह बच्चे को देखभाल करने के लिए दिया है। माँ भगवान का दूसरा रूप है। यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कितने समय तक एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? ऐसा है 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पीना है, पानी तक नहीं पीना, चाहे कितनी गर्मी हो रही हो। पर बच्चे को जब 6 महीने में और चीज़ें डाली जाती हैं जिसे वीनिंग कहते हैं, तो भी माँ का दूध चलता रहता है, और 2 साल तक भी अगर बच्चा दूध पीता है तो कोई नुकसान नहीं है माँ को और बच्चे को, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक ज़्यादातर जो महिलाओं में सोच होती है ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने की, उसके पीछे कारण होता है कि कई बार महिला ये सोच लेती है कि ब्रेस्ट फीडिंग से उसके जो फिगर है, शारीरिक बनावट है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, चर्बी उसकी निकलती नहीं है, मोटापा चढ़ जाता है, फिगर तो और ख़राब हो जाती है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको पोषक तत्व लेने पड़ते हैं, उनको बैलेंस डाइट लेना है, उन्हें घर का खाना खाना है, बाज़ार का मिर्ची भरा खाना नहीं खाना, जिससे बच्चे को और माँ को इन्फेक्शन ना हो।
अब आ जाते हैं मैटरनल डाइट पे। अब अगला जो सवाल था मैं आपका पहले में है। जी। तो क्या है कि माँ को दूध, रोटी, दाल, दलिया, खिचड़ी जो घर के पौष्टिक तत्व हैं वो ताज़े बनाओ और ताज़े खिलाओ। जो हमारे बीच में भ्रांतियाँ हैं कि हम लड्डू बना के रख देंगे, तो सर्दी में तो चलो नहीं ख़राब होते, लेकिन गर्मी में तो आप 2 दिन बाहर लड्डू को रखो वही ख़राब हो जाएगा। तो पुरानी चीज़ जच्चा को तो बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए, ताज़ा बनाओ और ताज़ा खिलाओ। दूध तीनों टाइम दो, तीनों टाइम 3-3 रोटी दो, दाल दो, लौकी, तुरई, सारी हरी सब्जियां दीजिए, फल सब दो। मिर्च मसाले नहीं खाने। बच्चों को, माँ को अपने नाखून काट के रखना है ताकि इन्फेक्शन नहीं जाए। और दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के बाद बच्चे के ब्रेस्ट को साफ़ कर देना है माँ को, ताकि उसमें जो दूध रुका रहता है उसमें भी कीटाणु उग जाते हैं। इसलिए माँ को जब दूध पिलाना है तो आपको खुद डाइट लेनी पड़ेगी तीनों टाइम। 650 कैलोरी माँ को एक एडल्ट से ज़्यादा लेनी है। तो गांव में आम तौर पे देखा गया है कि माँओं को खाना नहीं देते कि अरे दूध सेद रहा है, दूध सेद रहा है, बच्चा कूँ कूँ करता रहता है। ये गलत भ्रांति है। बच्चे को प्रोटीन पूरा माँ के दूध से ही जाएगा, इसलिए माँ को पूर्ण सही आहार देना है। चाहे वो ऑपरेशन से क्यों ना हो, घी भी खिला सकते हो रोटी के अंदर। ये भ्रांति है कि हम घी नहीं खिलाएंगे टाँके पक जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा पारंपरिक भोजन है उसमें लड्डुओं को ज़्यादातर शामिल करते हैं और जच्चा को अजवाइन के लड्डू विशेष रूप से खिलाए जाते हैं। तो क्या ये, कई बार डॉक्टर्स अजवाइन के लड्डू के लिए मना करते हैं, तो क्या ये सबके लिए समान रूप से मना किया जाता है या कुछ विशेष केसेस में इस तरह की मनाही की जाती है? इस पर असल में क्या है कि इसमें अगर हम देखा जाए तो ये हमारा जो कल्चर है उसमें क्या होता था कि हमारे पास ईंधन की कमी होती थी और 2 टाइम ही खाना बनता था घर में। उन लोगों को पता था कि जच्चा को सारे टाइम कुछ ना कुछ देना है, तो वो एक तरीके से लड्डू बना के रख जाते थे। लेकिन अब खाना बार बार बन सकता है घर के अंदर, गैस है हर जगह। ठीक है, चूल्हा अगर 2 टाइम भी जलता है तो बीच में माँ को दाल रोटी भी बन सकती है। इसलिए अजवाइन के लड्डू उस टाइम प्रचलित थे जब बीच में खाना नहीं बनता था और लोग 2 टाइम में 5-5 रोटी आदमी खा के जाते थे सुबह शाम, और जच्चा को ज़्यादा रोटी देते थे तब तो उल्टियाँ लग जाती थी, तो कहते थे भाई खाना सेध गया। अब तो आपको रोटी दाल सब आपकी ताज़ी बनती है, वो ताज़ी बनाओ, ताज़ी खिलाओ। ठीक है ना। इसलिए वो जो परंपराएं हैं ना, वो उस टाइम के परिवेश में थी जब हमारे पास खाना 2 टाइम बना करता था। शाम के बाद हम लोग खाना नहीं बनाया करते थे क्योंकि लाइट नहीं होती थी, कोई जीव ना पड़ जाए, इसलिए लड्डू बना के रख दिए जाते थे। समझना है जी। अब उस चीज़ को जब लाइट भी हो गई, खाना भी हो गया, उसको परंपरा को लेकर के बैठना, भाई जब अब वो लग गया है, क्या कहते हैं जो होता है ना जिसमें सूरज और चंद्रमा आ जाते हैं, ग्रहण, तो ग्रहण लग जाता है, तो उस टाइम कहा था कि राक्षस खा जाता है। क्या राक्षस खाता है? नहीं। तो आपकी साइंस के हिसाब से हमें चलना है, पुरानी भ्रांतियों को अलग करना है। दूसरी बात क्या है, हमारी माएँ जो हैं, दादियाँ, क्योंकि उनके साथ ऐसा किया गया है, वो उसी को लीक पकड़ करके बैठ गई जी। ठीक है ना, वही चल रही है जो भ्रांतियाँ चल रही थी। जबकि आज का समय एसी चला रहे हैं सब लोग, गांव-गांव में एसी चल रहे हैं जी। ठीक है, आप प्यूरीफायर चला रहे हैं, आपके पास गैस है, तो आपको ताज़ा खाना बनाना, ताज़ा खिलाना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अगर मैं आपकी इन बातों के सार के रूप में देखूं तो जच्चा को कम से कम 3 बार खाना या उससे अधिक बार भी हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अजवाइन के लड्डू ही खिलाएं। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण विषय आज के समय में बना हुआ है, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई बार 400 को भी पार कर जाता है। इतनी प्रदूषित हवा होती है, तो उस स्थिति में इस प्रदूषण का गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और गर्भवती माता के लिए क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं ताकि बच्चा इस प्रदूषित जो हवा है इसके दुष्प्रभावों से बचा रहे? माँ को अंदर रहना है, घर के अंदर। जब बाहर पोल्यूशन है तो माँ को घर के अंदर रहना है, या किसी पेड़ पौधे के नज़दीक रहना है जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी हो कंपैरेटिवली। जब तक हो सके बाहर ना निकलें इतने हाई उसमें, और जब निकलें तो मास्क पहन के निकलें। ठीक है। और बच्चे के लिए ये है कि कई बार अब मैं आता हूँ सर्दी के अंदर, तो ये हीटर, ब्लोअर, ये सब जो चलाते हैं, इससे वाष्प की मात्रा बहुत कम हो जाती है और बच्चे की छाती के अंदर आवाज़ आने लगती है। तो इसके दौरान आपको उमस पैदा करनी है थोड़ी बहुत, वो भी लगातार नहीं करनी।
ठीक है। और माँ को मास्क पहनना है अगर बाहर जाना है, अदरवाइज़ अवॉइड करें। ख़ास तौर पे बहुत ठंड में सुबह सुबह की वॉक्स को अवॉइड करें, धूप किसी तरह से कांच के पीछे ले लें। ठीक है जी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। एक और इससे ही जुड़ा हुआ विषय है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं इस तरह के दूषित वातावरण में भी बाहर काम करने के लिए जाती हैं, तो जैसे घर के बाहर तो पेड़ मिल जाते, घर में भी कुछ इस प्रकार के गमले में कुछ पौधे हो सकते हैं जो अच्छी ऑक्सीजन दे, और गर्भवती महिला के कमरे के नज़दीक या उस कमरे में उस प्रकार के पौधे रखे जाएं। कई ऐसे पौधे हैं जो कि हवा ज़्यादा देते हैं, और कोई भी पौधा हवा देता है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। यूट्यूब पे आपको कई मिल जाएंगे पौधे, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बहुत वो। मेन चीज़ जितना साधारण अपना जीवन रखेंगे, ये AQI जो बढ़ रहा है इसमें हम सबका योगदान है। आज क्या है कि एक घर में 4-4 गाड़ियाँ रखते हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में अपनी हेटी समझते हैं। तो क्या है कि हर जना जब इतना फ्यूल करेगा तो फिर आप ये सोचो कि वातावरण आपको वापस वही तो देगा। आप कोशिश करते हो कि सारे टाइम AC चलते रहें, आपके सर के ऊपर AC चलते रहें, गर्मी आपको बर्दाश्त नहीं होती, पेड़ आप काटते जा रहे हो। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये तो हमारे साथी हैं, इनको अगर हमने हटा दिया जीवन से तो हमारी तो पूरी जो क्या है ना जाति विलुप्त हो जाएगी। इसलिए मेरे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से अब लोग अपनी पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, हम लोगों को भी करना है। ठीक है ना। धन्यवाद सर। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने उठाना चाहूँगा। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में भी हम देखते हैं महिलाएं जब घर का काम करती है तो प्राय यदि छोटा बच्चा उनके साथ है तो उनको मोबाइल थमा दिया जाता है, और उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि मोबाइल से बच्चा खेलता रहेगा, तब तक आप अपना घर का जो काम है वो निपटा लेते हैं। तो ये जो एक तरह से एक तरीका अपनाया गया है, ये कितना गलत है। और इस है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, बड़ा कोई संभालने वाला नहीं रह गया, तो ट्रेंड बदल रहा है, हमारे जो परिवेश हैं वो बदल रहे हैं। तो वो माएँ क्या करें। तो भाई अब ऐसा है कि प्ले स्कूल छोटे छोटे बांग के लिए आते हैं, आंगनवाड़ी में बच्चों को खेलने के लिए, खाने पीने के लिए भेजते हैं, वहाँ भेजें ताकि बच्चे सीखें, कुछ पोषण हो, उनकी इम्यूनाइजेशन पूरी हो। ठीक है ना। तो मोबाइल को अवॉइड करें जहाँ तक हो सके बच्चों से, क्योंकि उनकी उससे कोई अच्छी ग्रोथ नहीं होती मोबाइल से। मोबाइल का अपना अलग जगह है, पर बच्चे को पहले समझ में आना चाहिए। वो उसमें कार्टून लगा देती हैं तो बच्चे का जो दिमाग विकसित हो सकता है वो कम हो जाए उससे। धन्यवाद सर। एक आजकल छोटे छोटे बच्चों को कुरकुरे, चिप्स ये भी खाने को दे दिया जाता है। बहुत चिप्स और कुरकुरे के बारे में अच्छा नहीं माना जाता है कि वो बच्चे के लिए। सबसे बड़ा कारण ये है कि चिप्स और कुरकुरे प्रोसेस्ड फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं जो कि कैंसर करते हैं, इसलिए वो नहीं देने हैं। दूसरी बात क्या है कि वो एकदम से शुगर बढ़ाते हैं और उससे इंसुलिन पीक होती है, जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसलिए इन खानों को तो अवॉइड करना है, क्योंकि इनकी जब बने होते हैं और इनकी जो डेट होती है कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए इनको अवॉइड करें, क्योंकि ये बनते हैं और डिस्पेंस ऑफ होते हैं, और जहाँ स्टोर किए जाते हैं वहाँ पे क्या टेम्परेचर है इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इनको तो दूर ही रखा जाए। फ्रेश स्नैक, जैसे माँ के लिए फ्रेश स्नैक, ऐसी बच्चे के लिए। अब बच्चे के लिए क्या है, भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली, ठीक है, चिक्की घर की, ये सारी चीज़ें हैं जो खिलाई जाएँ। अपनी लस्सी होती है छोटे पैक में बना करके घर में ही पिलाओ, ताज़ा बनाओ ताज़ा खिलाओ, यही हमारा। धन्यवाद सर। एक वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रकार से चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी बहुत से वैक्सीन आए हुए हैं और बहुत सी बीमारियों के लिए भी आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, सारे के सारे वैक्सीन तो संभव नहीं है कि भाई कोई भी उनको ले, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि कुछ महत्वपूर्ण जिनके बिना काम नहीं चलेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में गर्भावस्था में भी और जब शिशु के लिए भी, दोनों के लिए। गर्भावस्था में आपका जो है माँ को वैक्सीनेशन टेटनस का होता है और डिप्थीरिया का होता है, ठीक है ना, पर्ट्यूसिस का भी होता है, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी होती है। और बच्चियों को जो है वो HPV वैक्सीन होती है ताकि उनको कोई कैंसर ना हो। और जन्म के बाद BCG,
डीपीटी, इंजेक्टेबल पोलियो, आपकी हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल और फ्लू, मीज़ल्स, मम्स, रुबेला, हेपेटाइटिस ए और आपकी चिकन पॉक्स, और बच्चियों के लिए क्या, सबके लिए ही एचपीवी वैक्सीन सब होती है। और आजकल ना ये शेड्यूल के हिसाब से गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, तो बच्चे को एक बार करा तो आपको शेड्यूल पूरा करना है जहाँ से भी आप कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई भी वैक्सीन है, कई पेनलेस वैक्सीन भी आई हैं, कई पेन वाली भी आई हैं, उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जो सरकार में लग रही है वो वैक्सीन भी पर्याप्त है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों को, उनके श्रोताओं को इतना समय दिया। मैं विचार मंच रेवाड़ी की सभी दर्शकों की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद सर। मैं भी आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे विचार सुने। और सबसे ज़रूरी ये है कि हमारे को माँओं को एजुकेट करना है ताकि हमारे बच्चे एजुकेटेड रहें। ठीक, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।